हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना 12th का केमिस्ट्री। आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। तो इसके पहले जो है ना हम लोग समझेंगे रिएक्शन, ये अभिक्रिया होती क्या है भाई, तब ना आप उसका जो है ना ये गतिकी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है उसका मोशन के बारे में जानेंगे। काइनेटिक्स का मतलब वही होता है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक्स जो है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना मोशन का चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ केमिकल काइनेटिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना हम लोग उसका चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझिए ना कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है और क्यों होता है। केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया भाई, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि ये होता क्यों है भाई, कि रासायनिक अभिक्रिया ये है क्या। देखिए, पता है सब कोई जो है ना, जितना भी यूनिवर्स में एलिमेंट प्रेजेंट है, सब कोई अपने आप को जो है ना स्टेबल कंडीशन में ले जाने के लिए जो है ना हमेशा परेशान रहता है। चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। आप भी परेशान है ना, हम भी परेशान है। जितना भी आदमी है सब परेशान है कि पूरा बढ़िया से पैसा कमाए और अस्थायित्व प्राप्त कर लें, फिर किसी से हमको कोई काम नहीं हो। तो जितना भी तुम्हारा एलिमेंट है, एलिमेंट भी यही परेशान है कि हम क्या करें, अब मेरे वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग के हम क्या करें, स्टेबिलिटी गेन कर लें कि स्टेबल कैसे होंगे। तो ये हम आपको जो बताएंगे, ये नियम होता है ऑक्टेट या डुएट। हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को कंप्लीट हो जाना चाहता है कि हम फिर से दोबारा कोई रिएक्शन में भाग नहीं लें। देखिए, तो हम क्या बोले कि सोडियम, और आपको ये पता है कि जो एटम्स होता है ना वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए, ये सोडियम जो है ये क्लोरीन से रिएक्शन करके और जो है ना ये बना दिया क्या, NaCl। भाई ये NaCl बनाया क्यों? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो देखिए ये कैसे टूटेगा, 2, 2, 8 एंड 7। मतलब इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए ये क्या चाहेगा कि हम अपना ये फालतू वाला चीज इसको लेकर के हम कहीं कैरी नहीं करें। ये 1 इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करें तो मेरे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा ना। तो जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसी खोज में सब कोई, हर एक एलिमेंट में जो भी है सब भटकते रहता है कि हमको जो है स्टेबिलिटी मिले, साम्यावस्था मिले, हम जो है ना स्टेबल हो जाए एकदम। तो देखिए, तो इसके कारण क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या होगा, ये आपका 2 और 8 और ये 2, 8 एंड 8। देखिए, तो ये दोनों स्टेबल हो गया ना, कि अगर Na और Cl दोनों मिलके NaCl बनाया, ये दोनों का दोनों स्टेबल हो गया और ये फिर एग्जिस्ट करने लगा। देखिए, तो हमको क्या मिला, NaCl मिल गया। तो अभिक्रिया का कारण क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का कारण टू गेन स्टेबिलिटी। अगर हम ऐसा बोले तो इसका जो है सबसे बड़ा काउज क्या है केमिकल रिएक्शन का,
टू गेन स्टेबिलिटी, यही बात है ना। जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, जो एटम्स हैं, वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? पहले केमिकल रिएक्शन हम लोग समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू और मोर एलिमेंट मिल करके एक डिफरेंट एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which two or more element combine to make a new compound, element, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो तो देखिए, तो हम क्या बोले कि Na और Cl, इसका मतलब क्या हुआ कि Na और Cl, ये जो Na है और ये Cl है, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट ये लिखना नहीं है आप लोगों का, कभी समझिए, फिर हम लोग यानी केमिकल काइनेटिक्स में आएंगे। रिएक्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इससे मिल के क्या बना, NaCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, तो स्टेबिलिटी गेन करना, अस्थायित्व प्राप्त करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करना। मतलब केमिकल रिएक्शन का जो मेन कारण है, ये अस्थायित्व प्राप्त करना है कि हर एक एलिमेंट क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, और इसी खोज में वो किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तो देखिए, तो हम अब बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, NaCl को हम मिला है और उससे हमको जो Na और Cl को मिला है, हमको NaCl कितना देर में मिलेगा, यही बात है ना, कि आपको क्या टाइम लगेगा जब Na और Cl को मिला है तो हमको जो है NaCl प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो इसमें जो है ना, जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज का जो है ना अध्ययन करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा और समझिए, कहां चल गया मीटर, इसको मिटाएं थोड़ा सा, चलिए इसको मिटाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन थोड़ा समझ में आया कि क्यों होता है केमिकल रिएक्शन, टू गेन स्टेबिलिटी। और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए, तो हम बात करेंगे कितना देर में, हाउ मच टाइम टू टेक अ केमिकल रिएक्शन टू गिव अ प्रोडक्ट। ये बात है ना कि कितना देर में हमको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके पहले आप थोड़ा सा समझिए वो बात, क्या गर्मी के दिन में देखते हैं, अभी गर्मी है, कि जो दूध जल्दी फट जाता है, तब कितना देर में दूध फटेगा, दूध जो है वो कितना देर में फट जाएगा, या खाना कितना देर में खराब हो जाएगा। तो खराब होने का दर क्या है, किस वेग से धीरे धीरे दूध जो है वो खराब की ओर जाने लगा है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ता है दूध जल्दी खराब हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया होगा ना, कि दूध जो फटने का जो दर है कम टाइम में फट गया। आप लेकर के आए, एक दो घंटा तक उसको गर्म नहीं किया, फट गया दूध। इसका मतलब क्या है कि दूध में भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, और जिसके कारण जो है दूध जो है वो फट गया होगा। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। खाना कितना जल्दी खराब हो रहा है, ये सब चीज वही है। हम जो तो
कोई भी चीज कितना जल्दी हो रहा है, कोई भी रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है या फिर कितना देर से हो रहा है ना, जिस ब्रांच में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। देखिए तो इसको मिटा के हम इसका लिख रहे हैं आपको डेफिनेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the rate or velocity, the branch of chemistry which deals with the rate or velocity at which chemical reaction occurs। मतलब क्या होगा कि the branch of chemistry which deals with the rate or velocity at which chemical reaction occurs is called chemical kinetics। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन किस रेट से या किस वेलोसिटी से जो है ना हो रहा है, इसके बारे में रसायन शास्त्र के जिस ब्रांच में हम लोग अध्ययन, जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग का, जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। ये बात आपको आई समझ में कि जिस केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में जो है ना हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग का अध्ययन करते हैं ना, उसको हम लोग रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ये बात आपको आई समझ में कि नहीं आई, हमको ये बताइए। तो देखिए तो अगर मान लीजिए ए और मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है Na और Cl, और इससे जो है NaCl बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो अब यहां एक बात आएगी, क्या कंसंट्रेशन, उसको पहले थोड़ा समझ लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ये होता क्या है। हम आपको बोले कि आप जो है ना शरबत बना के हमको दीजिए, किसका, पानी चीनी वाला, रसना नहीं मिलाइएगा, सिर्फ पानी चीनी मिलाइए। तो हम बोल रहे हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में जितना आप चीनी डालिएगा ना, 1 लीटर पानी में जितना चीनी डालिएगा, तो पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम आपको जब पढ़ाएंगे क्या, सॉल्यूशन।
तो बताएंगे बढ़िया से। पानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर, और हम लोग यहां लेंगे चीनी, जिसको चीनी तो लिख ही दिए हैं, इसको बोलते हैं शुगर। तो ये होता है क्या, सॉल्वेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ये हम जब स्टार्ट करेंगे क्या, सॉल्यूशन, विलियन, फिर देखिए उसमें मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। अभी समझिए कि पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और चीनी को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग दो तरह से ऐसे भी समझते हैं कि जिसका क्वांटिटी जो है ज्यादा होता है। आप जब पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक बाल्टी चीनी लेके उसमें जो है 1 गिलास पानी डालते हैं। एक बाल्टी चीनी लिए और इसमें 1 गिलास पानी डाल दिए, शरबत बन जाएगा ना। वही आप जो है ना ले जाइएगा, लीजिए भाई पीजिए, ऐसा करते हैं क्या, नहीं ना। मतलब पानी ज्यादा लेना पड़ेगा और चीनी आपको कम लेना पड़ेगा। तो जो चीज आप कम लेते हैं ना उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो चीज आप ज्यादा लेते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये अभी आप बात नहीं बता रहे हैं, आपको दूसरा बता रहे हैं। देखिए, तो हम बोल रहे हैं कि 1 लीटर पानी में जितना चीनी आप मिलाते हैं उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम यहां पानी नहीं, इसमें पानी और चीनी दोनों जो है, आप हम क्या बोले, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे यहां पे। देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक पानी और चीनी का शरबत बना लीजिए, बना लिए शरबत। अब उसमें से 1 लीटर बाहर कीजिए शरबत, रसना मिला करके, नहीं मिलाइएगा रसना। तो उसमें क्या है कि अब जो है ना, आप क्या किए, पानी और चीनी का शरबत बना, उसमें से अब जो सॉल्यूशन बना उसको 1 लीटर बाहर कीजिए, और उसके 1 लीटर में जितना चीनी प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है आपको, ये बताइए। कंसंट्रेशन समझ में आया, आया कि नहीं, हमको ये बताइए। चलिए आया। अच्छा देखिए, तो हुआ क्या होगा कि जब आप पानी और चीनी को मिला रहे थे, एगो इधर चीनी लेके बैठे, इधर आप पानी लेके बैठे, तब पानी बेचारा अपना अपने में था, उधर भी चीनी था। क्या किसी का कंसंट्रेशन घट रहा था क्या, चीनी अपना अलगे था तो कंसंट्रेशन की क्या बात होगी, तो बेचारा दोनों अलग अलग था। अब जैसे ही आप उसको जो है ना पानी में डाले, चीनी क्या हो रहा होगा, डिसअपियर हो रहा, मतलब क्या है, चीनी का कंसंट्रेशन घट रहा होगा। बात आ रही समझ में। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा, जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा, जैसे ए और बी मिलकर के अगर सी बना दिया, तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बताइए ऐसा होगा कि नहीं। ये दोनों को मिला रहे, दोनों मिल करके एगो अलगे चीज बना रहा है, उसको हम लोग सी बोल रहे हैं। तो ये जब अलग अलग हो रहा होगा तो अपना कंसंट्रेशन लूज करते जा रहा होगा, खोते जा रहा होगा, और ये बेचारा धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा। हो रहा होगा, हमको बताइए। आप क्या करते हैं, एपियर और डिसएपियर के बारे में समझा रहे हैं। आप क्या कीजिए, पानी लीजिए, उसको मैंने फ्रिज में डालिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी जो है खत्म हो रहा होगा और बर्फ बन रहा होगा। मतलब क्या, वाटर डिसएपियर हो रहा है एंड आइस एपियर हो रहा है। देखो तो ये भी क्या हो रहा होगा, ये बेचारा डिसएपियर हो रहा होगा और ये एपियर हो रहा है। मतलब इसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा और इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इतना बात आपको समझ में आई कि न आई, हमको ये बताइए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, सब कुछ अच्छा है तो आप लोग इसको नोट कीजिए, और फिर बढ़िया से ही दिख रहा है, ठीक ना, बढ़िया दिख। चलिए इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। आज आपको बहुत अच्छा समझना है, ठीक है, कि ये होता क्या है। फिर हम लोग जो है ना जब स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे, बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। तो आप जो है पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा।
देखिए तो अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का। इतना आप समझ लिए ना कि किस गति से हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या होगा, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर, किस क्या उसको क्या बोलते हैं। देखिए तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहां से हम जानेंगे कि दूध जो है ना कितना जल्दी फट जाएगा। समझ रहे हैं कि दूध काहे फट जाता है, तो ये तो पता है आपको, लेकिन कितना जल्दी फट जाएगा, ठीक है। या चीनी कितना जल्दी घुल जाएगा और हमको चीनी का शरबत बन जाएगा, यही बात है ना। तो यही पढ़ेंगे और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर, या आप इसको वेग भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया वेग बोलिए या अभिक्रिया दर बोलिए। तो देखिए तो हम क्या बोले कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एगो का कंसंट्रेशन घटता है, किसका, रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। बात आई समझ में। और हमको एक बताएं तो कंसंट्रेशन, हम यहां पर जब भी हम लोग दर या वेग की बात करेंगे तो टाइम के सापेक्ष ना, कि समय के साथ रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन कैसे घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, यही बात है ना। चलिए तो देखते हैं कि अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग, ये क्या बोले, हम बोले कि देखिए तो ए से बी बन रहा होगा, तो इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा ये रिएक्टेंट है, और इसको बोलिएगा ये प्रोडक्ट है, यही ना। इसको आप रिएक्टेंट बोलिएगा और इसको आप प्रोडक्ट बोलिएगा। हिंदी हम लिख चुके हैं, एक बार इसको अभिकारक बोलते हैं और इसको प्रतिफल बोलते हैं, ये बात जानता है। तब हम क्या बोले कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ए से बी बन रहा होगा, तो ए का कंसंट्रेशन घट रहा होगा ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, तो नंबर हम लोग मोल में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का कंसंट्रेशन घट रहा होगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, किसके साथ, टाइम के साथ। आप इस तरह करके बैठ जाइए चीनी और पानी घोल करके, ठीक है, देखिएगा धीरे 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 सब चीनी गल जाएगा, यही बात है ना। गलेगा कि नहीं, हम एक नॉर्मल ले रहे हैं, अब ये हमको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह नहीं, बस समझ जाइए, इसलिए हम चीनी और पानी बार बार आपको बोल रहे हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई। अभी आप क्या कीजिए, दूध और पानी लीजिए, दूध पूरा उसका हैवी कंसंट्रेशन है, पानी अपना लगे, अब जो है पानी मिला दीजिए दूध में, जिसे बेचते हैं कोई ना, तो पानी ना पानी मिला के जरूर बेचता होगा। आप लोग में से कोई बेचते हैं क्या, चलिए नहीं बेचते होंगे। चलिए तो क्या होगा, धीरे धीरे आप जो दूध में पानी मिलाना स्टार्ट किए तो दूध का कंसंट्रेशन घटने लगा होगा ना। बताइए घटेगा कि नहीं घटेगा। पहले प्योर दूध था, अब पानी वाला दूध है जिसको हम लोग पीते हैं। देखिए तो कंसंट्रेशन और टाइम में किसको आप एक्स एक्सिस पे लीजिएगा और किसको वाई एक्सिस पे। अगर इसके बारे में अगर आपके मन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप जो है ना मेरा लेक्चर जाके देखिए, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो लिखिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे, यूट्यूब पे जाइए या सर्च कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे, आपको जो है ना बहुत ही अच्छा लेक्चर मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे रखें कि टाइम को वाई एक्सिस पे रखें, ठीक है। तो देखिए तो यहां हम क्या करेंगे, तो टाइम को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, यहां पे हम लोग टाइम को रखेंगे और इस पे हम लोग किसको रखेंगे, कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे। क्यों, तो क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ठीक है। तो देखिए तो ए का अगर मान लीजिए शुरू में जिस समय टाइम 0 था, पूरा दूध लेके आप बैठे हुए थे, पानी नहीं मिलाए थे दूसरे को देने के लिए, तो पूरा का पूरा दूध था, उसका कंसंट्रेशन पूरा हैवी। जैसे ही आप पानी मिलाना स्टार्ट किए तो इसका कंसंट्रेशन गिरा, मतलब टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन घटने लगा ना, काहे, तो पानी मिलाना स्टार्ट कर दिए। हमको पता है आप लोग नहीं मिलाते हैं,
तो ए का कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो उसी समय धीरे धीरे क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ रहा होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? देखिए तो हम क्या बोलते, तो कंसंट्रेशन को जब भी लिखेंगे ना तो हम ऐसे लिखेंगे, ए का कंसंट्रेशन, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, तो टाइम के साथ घटते जा रहा है। बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, तो टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। ये अभिक्रिया दर यही तो बता रहा है कि टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन कैसे घट रहा है। ये बात आपको आई समझ में कि नहीं आई, ये बताइए। ये कंसंट्रेशन वाला ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं, कि कोई रिएक्शन हो रहा है ए और बी में, ठीक है, ए और बी में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा क्या होगा, टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन वैरी कर रहा है। ये क्या बता रहा है, तो वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, वेरिएशन इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बता रहा है ना। तो वेरिएशन हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वेरिएशन हो रहा है, और जो चीज इसको बताता है उसी को तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं ना। बोलिए तो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो देखिए तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें, शायद अब आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। देखिए तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसको है। इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, इन अ केमिकल, केमिकल CHE, केमिकल, यही होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे अच्छा लिखने का, ठीक है, मतलब शुद्ध शुद्ध लिखने का। इन अ केमिकल रिएक्शन द चेंज इन concentration of the change in concentration of, यहां भी लिख दिया concentration of reactant or product in a chemical reaction, the change in concentration of reactant or product with respect to time, with respect to time is called, क्या बोलेंगे, the rate is called rate of reaction, rate of reaction, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ROR, रोर, ठीक है। तो रोर किसको बोलते हैं, तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लिखिए, और क्या हम लिख रहे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक ना, या ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, और ही लिखिए, एंड नहीं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग को अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर बोलते हैं।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर कहते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन बढ़िया लिख रहे हैं। अच्छा हिंदी में, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये बात देखिए, तो फंस गया है। ये इसको मिटा दें, मिटाएं कि नहीं मिटाएं, ये बताइए। मिटाना तो पड़ेगा, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। पता है, देखिए आप लोग, मजा आएगा। पता है वीडियो आप लोग ये मत बोले कि सर ज्यादा लंबा बना दिए, तब छोटा बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिया, ऐसा कुछ मत बोलिए। ठीक ना, आप लोग जो है बढ़िया से इसको देखिए और समझिए। ठीक ना, कि क्या होता है। देखिए तो अरे ए क्या हो रहा है, एक कंज्यूम हो रहा है। आप बोले हमको कि ए से हम बी बना रहे हैं, तो ए बेचारा कंज्यूम हो रहा है और बी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए तो हम क्या बोले कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो ये क्या लिखिएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बराबर क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। यही बात है ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा क्या, टाइम टेकन ना, कि टाइम आपको कितना लग गया। एक कंज्यूम कैसे हो रहा है, आप खाना खाते हैं, खाते ही हैं आप लोग, खाना थाली में रखा हुआ था, आप कंज्यूम करना स्टार्ट किए, मारे दबा दब उठा करके। तो किस रेट से आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन, कितना से घट रहा है का कंसंट्रेशन, टाइम के साथ में, यही बात है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ मतलब किस दर से ए का निर्माण हो रहा है और किस दर से ए जो है ना वो टूट जा रहा है, कंज्यूम होते जा रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो आप क्या बोलिएगा, जब बी बढ़ रहा होगा ना, बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, तो क्या बोलिएगा, इंक्रीज। अब डिक्रीज को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा क्या लिखिएगा, टाइम टेकन। बात यही समझ में आई आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ए और बी कोई रिएक्शन हो रहा है तो ए कैसे खत्म हो रहा है, तो बोलिएगा जितना घट रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए तो हम यहां एगो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ए प्लस बी, मानिए 2a प्लस 3b बराबर यहां बन रहा है 4c प्लस 2d। इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद जो है ना, समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका वो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR बराबर, आपको पता है क्या, तो ए बेचारा घटेगा ना, और रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसका कंसंट्रेशन तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, अंदर कर दें डेल्टा को, ठीक नहीं लग रहा है आपको। अच्छा, ए का कंसंट्रेशन डेल्टा अंदर कर दें, ए के कंसंट्रेशन में चेंज नहीं रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। किसके साथ, टाइम के साथ। लेकिन बेचारा ये तो नेगेटिव है ना, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, इसको पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं है, जबकि आपका ई वाला टर्म जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ये तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, पहले से नेगेटिव है और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या करेगा, पॉजिटिव। और ई जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, इससे आप भाग दे दीजिएगा तो 1/2 लिखना बराबर, फिर आप क्या लिखिएगा तो -1/3 इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब बताइए तो ये बराबर होगा किसके, तो 1/4। ये बढ़ रहा है ना, ये तो इंक्रीज कर रहा है, तो घटिया नहीं रहा है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बटा डेल्टा टी ये बराबर होगा क्या, तो 1/2 इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बटा डेल्टा टी। बात आई समझ में कि जब भी हम लोगों को ROR लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंसंट्रेशन को टाइम से भाग देंगे और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते चले जाएंगे। तो देखिए, तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो कि N1 इंटू ए प्लस N2 इंटू बी बराबर M1 इंटू सी प्लस M2 इंटू टी, ऐसे हो रहा हो, तो इसका जो ROR आप कैसे लिखिएगा, तो -1/N1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डेल्टा टी ये बराबर होगा -1/N2 चेंज इन कंसंट्रेशन बी बटा डेल्टा टी ये बराबर होगा। तो ये बन रहा है ना, तो बन रहा है तो बेचारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव नहीं लगाना है, तो करिएगा 1/M1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बटा डेल्टा टी बराबर होगा 1/M2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बटा डेल्टा टी। ये बात एकदम बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। टाइम के साथ भाग देना है, प्लस जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे भी आपको भाग देना है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, इसको बढ़िया से आप नोट कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट की एवरेज किसको बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मिटा दें इसको, मिटाएं कि नहीं मिटाएं ये बताइए आप, मिटा दें, मेरा ये भी खुल गया, कोई बात नहीं, मिटा दें कि नहीं मिटाएं ये बताइए। चलिए मिटाते हैं, आपके नए बोलने से क्या होगा, आपको तो पढ़ने का मन कभी करता नहीं है, और अगर आप नहीं पढ़िएगा फिर मैं दिसंबर में नहीं जनवरी जब एग्जाम होगा और आप जो है ना खराब रिजल्ट कीजिएगा और हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम उस समय सकनी मामा वाला डायलॉग देंगे। क्या था, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा था कि मेरा वीडियो देखो प्लस खुद भी मेहनत करो, ठीक है, मैंने कहा था और आपने वो काम किया नहीं, फिर मैं बहुत बढ़िया वाला डायलॉग दूंगा आपको, ठीक है, कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, लेकिन आपने उस बात को माना नहीं। तो देखिए, तो एवरेज रेट मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम ये लिख रहे हैं, एवरेज रेट, एवरेज ROR ऐसे लिख देते हैं। आप लोग गधे हैं बहुत बड़े वाले, फिर कमेंट करके बोलिएगा सर क्या लिख दिए, एवरेज ROR रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस ROR। आज इसको समझते हैं हम लोग, फिर जो है ना समझते हैं, और क्या फिर क्या आपको लोग इसको क्या बोलते हैं, औसत अभिक्रिया वेग एंड तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। बात क्लियर है कि नहीं है ये बताइए हमको, ठीक है। तो देखिए, तो औसत का मतलब क्या होता है आपका, हमको एक बात बताइए भाई कि औसत का मतलब क्या होता है। चलिए टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है, लंबा हो गया ये लेक्चर, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, औसत का मतलब क्या जानते हैं कि कोई भी चीज आप जो है ना एक टाइम इंटरवल में कर रहे हैं,
जैसे हम अभी भी खा रहे हैं, 2 घंटा के बाद भी खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? या आप रोड पे बैठ गए हैं, गिन रहे हैं कितना आदमी जा रहा है, सुबह से शाम तक कितना आदमी क्रॉस हो गया रोड में। तो एक टाइम इंटरवल जब दिया हुआ हो ना, तो उसमें जब हम लोग रेट निकालेंगे तो उसको एवरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। क्या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए तो एवरेज को, कि रेट ऑफ ROR ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, मतलब 2 मिनट से 3 मिनट के, या फिर 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में कितना रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं? ड्यूरिंग रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, यही बात है ना कि टाइम। तो इसमें क्या होगा, टाइम इंटरवल को आपको बड़ा मिलेगा ना, कि कितना जो है टाइम लग रहा है। तो देखिए तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, एवरेज ऐसे लिख रहे हैं, A + B से हम बना रहे हैं C। तो यहां 2 कर देते हैं, यहां 3 कर देते हैं, यहां 4 कर देते हैं। एवरेज AVERAG, एवरेज ROR जो होगा एवरेज, तो क्या लिखिएगा? देखिए तो -1/2 डेल्टा A बाय डेल्टा T बराबर -1/3 डेल्टा B बटा डेल्टा T बराबर 1/4 इंटू डेल्टा C बटा डेल्टा T। ये आपका हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम आपको एवरेज फिजिक्स में बताएंगे सब चीज, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यहां समझिए क्या, टाइम इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, आप जो है ना 10 मिनट से 15 मिनट तक ले रहे हैं और तब देख रहे हैं, तब उसको एवरेज बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो कि आप ऐसे करके घूमे और देखे बाल्टी में क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे। तो जब हम लोग इंस्टेंटेनियस ROR की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस ROR का बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ROR ड्यूरिंग एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में, किसी क्षण में, यहां लोग क्या बोलेंगे, एक समय अंतराल में, अभिक्रिया वेग किसी समय अंतराल में। और यहां क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग किसी क्षण में। ऐसे देखे और उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें क्या टाइम घट गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा T जो बड़का था ना, ये डेल्टा T घट करके ये छोटका डेल्टा T हो गया। बात आई आपको समझ में कि नहीं आई? हमको ये बताइए कि ये जो है डेल्टा T क्या हुआ आपका, ये डेल्टा T टेंड्स टू 0 के तरफ जाने लगा ना। मतलब हम लोग बहुत, आप एक बार ऐसे देखिए, एक ही क्षण होता है ना कि एक बार नजर पड़ा फिर हटा लिए, तो उस समय डेल्टा T क्या dt बन जाएगा। और अब इसी का हम लोग जब जो है इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, -1/2 dA/dt बराबर -1/3 dB/dt बराबर क्या होगा, 1/4 DC बाय। बात आपको आई समझ में कि नहीं आई, ये बताइए हमको कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्लियर है या नहीं क्लियर। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, टाइम भी हो रहा है बहुत ज्यादा। ये आपको क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके बताइएगा हमको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए एक सवाल लेते हैं बच्चा वाला, ठीक है ना, आप लोग लिख दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर बंद करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तब तक आप एवरेज, इंस्टेंटेनियस ये सब समझते रहिए और YouTube पे मेरा लेक्चर देखते रहिए, ठीक ना। देखिए तो एक हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम आपको बोले कि आप उसका जो है ना एवरेज रेट लिखिए, ऐसे N2 + H2 और ये बना रहा है क्या 2NH3। हम बोल रहे हैं इसका एवरेज ROR लिखिए, इसका एवरेज ROR। तो क्या आप कीजिएगा, वही ना, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है तो लिखेंगे माइनस, और 1 है ना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
तो 1/1 का मतलब 1 होता है, तो लिखेंगे क्या, डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 ना, तो डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी। लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, नहीं, यहां देखिए तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 लिखेंगे, बैलेंस करके लिखते हैं, ठीक ना। तो 2 गो नाइट्रोजन 6 गो हाइड्रोजन हो गया ना, तो देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हो गया ना, तो 1/3 लिखेंगे, 1/3 इसका नहीं होगा, इसका लिखेंगे ना माइनस 1/3। हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 आ गया, इसका क्या होगा, तो 1/2 इंटू डेल्टा NH3 बटा डेल्टा टी। हम बोले इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए, इंस्टेंटेनियस ROR की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी N2/dt बराबर माइनस 1/3 डी H2/dt बराबर 1/2 डी NH3/dt। बात आई समझ में या नहीं आई समझ में, हमको ये बताइए, क्लियर है या नहीं क्लियर है। चलिए और बताइए, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट आप लोगों को लिखने आया या नहीं आया, हमको ये बताइए। दिख रहा है ना आप लोगों को बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, ये लेक्चर यहीं स्टॉप करेंगे, जब अगला क्लास में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेंगे एवरेज रेट पे और इंस्टेंटेनियस रेट पे, उसके बाद फिर जो है ना आगे हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरा लेक्चर देखते रहिए और कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि सर लेक्चर बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तब तक के लिए मेरे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है।